everyone, welcome back to Prashasnik Gurukul classes. Once Winston Churchill said that if India gains independence, it will be lost in political squabbles. So इसका मतलब क्या हुआ? विंस्टन चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था एक बार कि अगर इंडिया को स्वतंत्रता दे दी गई तो ये पॉलिटिकल फाइट्स में ही खोई रह जाएगी। इस कथन को हमने पूरी तरह से गलत साबित किया। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनकर, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उभरकर पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है ग्लोबल लेवल पे। साथ ही साथ हमने 2019 में 90 करोड़ वोट देकर ये भी कायम किया कि हम ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। ये डेमोक्रेसी जो है वो अभी मॉडर्न टाइम से नहीं आई है इंडिया के पास। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो देखें कि वहां पर भी जब महाजनपदास फॉर्मेशन हुआ था, जनपद की फॉर्मेशन जब हुई थी, तो वहां पर भी हमें दो स्टेट्स ऐसे देखने को मिले थे जो रिपब्लिक स्टेट्स थे। क्या आपको उनके नाम पता है? वो है वज्जी और मल्ला। तो ये दो रिपब्लिकन स्टेट्स हुआ करते थे जहां पे गण संघ की मदद से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो हमारा जो डेमोक्रेसी का रूट है वो काफी पुराना है और हम इसी में यकीन रखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नेशनल वोटर्स डे। आप ये इमेज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, जिसमें लिखा है कि ये जो है नेशनल वोटर्स डे ये क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन जब बनी थी 1950 में 25 जनवरी को, तो उस दिन जो है उसी दिन को हमने बहुत सही समझा नेशनल वोटर्स डे के लिए, क्योंकि इलेक्शन और वोटिंग एक ही है, राइट? तो जो कंडक्ट कराता है उसका जो फाउंडेशन डे है वहीं पर हमने नेशनल वोटर्स डे उसको मनाना सही समझा। और यहाँ पर ये शुरुआत हुई एक नए दौर की 1950 से। क्या आपको पता है कि जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे इंडिया में वो कब हुए थे? बहुत ही इजी गेस है, 1950 में हुआ था और ये 1952 तक चला था। इतना लंबा टाइम क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट इलेक्शन था और साथ ही साथ जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की तो हमारे देश में बहुत गरीबी भी थी और बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी। लोगों को घर घर जाकर समझाना, उनको बोलना कि आप पार्टिसिपेट करें, उनको नए रूल समझाना, ये बहुत ही टफ टास्क था, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। और इसको लेकिन हमने हर चैलेंजेस को मात देकर एक सक्सेसफुल इलेक्शन जो है उसे कंडक्ट कराया, जिसमें 17 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो यहीं पे हमने गलत साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे फंक्शन करेगी, हमने यहाँ दिखाया लोगों को। और ये जो इलेक्शंस है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे। Why is नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा। हम मार्क करते हैं इलेक्शन कमीशन का जो फाउंडेशन डे है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन को फाउंड किया गया था 25 जनवरी 1950 में, उसके लिए। साथ ही साथ मोटो क्या है? देखिए, एनकरेज करना, हमें एनकरेज करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है एनरोलमेंट। अगर हम आंकड़े देखें तो अभी भी जो है पूरे सभी सिटीजन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वो नहीं देते हैं वोट। तो इसी वजह से हमें और भी ज्यादा जागरूकता फैलानी है ताकि और लोग पार्टिसिपेट कर सके। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं, ये जो निशान है ये वोट देने के बाद ही लगता है हाथों पे और इसे काफी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 महीना, तो अभी तक ये निशान गया नहीं है। लेकिन हाँ, ये बताता है कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और वोट देने जाएं ताकि हम नए आयाम जोड़ सके इलेक्शंस में इंडिया के। तो यहाँ पर हम न्यू वोटर्स जो हैं उनको अवेयरनेस के थ्रू बुलाना चाहते हैं, वोटिंग देने के लिए उनको प्रेरित करना चाहते हैं, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। यहाँ पर जो यूथ है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो यूथ है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, वोटिंग राइट जो दिया गया है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की जान है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब ये आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है।
तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं एक अच्छी सरकार बनाने की, जो आपके मायनों में सही तरह से रूल कर सके। और अगर एक अच्छी सरकार नहीं आई तो फिर जो हमारा देश है वो प्रगति की तरफ नहीं बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं कोरोना आया था तो बहुत सारी कंट्रीज में कितने ज्यादा मृत्यु देखने को मिली थी हमको। एक सक्षम गवर्नमेंट होती तो वो सही तरीके से स्टेप्स लेती। हमारे इंडिया में ही देखें तो कितने कितने स्टेट्स जो थे, राइट, तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये हमारे जो होते हैं ये स्टेट असेंबली से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो वहां पर जब हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि हम अपना भविष्य किनके हाथों में दे रहे हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि कुछ सरकारें जो हैं वो अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं तो हम अगली बार कोशिश करते हैं कि उन सरकार को चूज ना किया जाए, उसके बदले जो एफिशिएंट है, जो इंटेलिजेंट सरकार है, जो लोगों के लिए काम करे, उसको लेकर आए। और ये हक आपको दिया गया है तो इस हक को मिस ना करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। अगर हम इस दुनिया में चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडिया जो है वो विकसित हो, वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है, ये बेस है हमारे इंडिया को प्रगति की ओर बढ़ाने का। तो जरूर पार्टिसिपेट करें और ये यूथ को अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनका जो केयरलेस एटीट्यूड है उसको सुधारने की जरूरत है। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। राइट टू वोट, देखिए यहाँ पर राइट टू वोट की बात हो रही है जो हमारा एक बेसिक राइट है। क्या आपको पता है इंडिया ऐसी सरकार है, इंडिया ही फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एक साथ वोटिंग राइट दिए गए हैं। हमने बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री में मार्क बनाया है कि हमने मेल और फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इनफैक्ट फीमेल वोटिंग राइट्स जो है इंडिया में सबसे पहले दिए गए थे। अमेरिका जो बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री है उसने भी ये मार्क नहीं बनाया और इंडिया के लिए ये हिस्ट्री में आता है, इंडिया के हक में जाता है ये। और हम देखते हैं कि जो राइट टू वोट है ये है आर्टिकल 326 में गिवन। आर्टिकल 326 जो है ये बोलता है हर एक नागरिक को अधिकार है जो 18 से ऊपर की आयु का है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसे क्वालिफाइड माना जाता है। अगर वो क्वालिफाइड है तो उसे एज अ वोटर रजिस्टर किया जाता है और वो वोट देने के लिए सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो हो गया, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी राइट भी है। अब स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं? तो स्टैट्यूटरी राइट ये होते हैं जो लॉ बनाया गया है अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है बट ये एक अलग सा लॉ है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 जिसे पार्लियामेंट ने बनाया था। उसमें भी गिवन है सेक्शन 62 में जो बोलता है कि आप वोट दे सकते हैं और साथ ही साथ अगर गलत तरीके से कोई वोट लेता है या फिर कोई इलेक्शंस कंडक्ट कराता है गलत तरीकों से तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ऐसा जो हमने देखा एग्जाम्पल अगर हम देखें हिस्ट्री में कि जब गलत तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे और जीते गए थे, 1975 की बात कर रहे हैं हम, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उनके इलेक्शंस को नल एंड वॉइड साबित कर दिया गया था और उनका खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बदल दिया था। तो वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हमारा जो राइट टू वोट है ये आर्टिकल 326 में आता है। देखिए हम पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोट आ जाते हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन आ जाता है जो आर्टिकल 324 में गिवन है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, ये बेसिक राइट है। देखिए एक सवाल आया था 2019 या 20 में कि लीगल राइट है या नहीं, कुछ एक राइट था जिसके बारे में बोला गया था कि ये लीगल राइट है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीगल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, स्टैट्यूटरी राइट क्या है और फंडामेंटल राइट क्या है। तो 3 टाइप के हम राइट देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है जो हमारा पार्ट 3 में आता है उसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। स्टैट्यूटरी राइट जो है उसे मैंने बताया जो एक अलग सेपरेट लॉ के अंदर बनाया जाता है वो होता है स्टैट्यूटरी राइट। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हो, जैसे ये गिवन है आर्टिकल 326 के अंडर।
ओके, तो ये क्लियर है। अब देखिए, जब आपको राइट टू वोट दिया गया है तो इसका सही मायने में हमें पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। ये एहसान हम सरकार पे नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर कर रहे हैं। ओके, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब एक अच्छा लीडर आएगा तो वो अच्छी दिशा में लेकर जाएगा हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों को और हमारे देश को। अगर हम हिस्ट्री देखें वोटिंग राइट्स की, तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो फाउंडेशन हुआ इसलिए मनाया जाता है, और हम राइट टू वोट है और डेमोक्रेसी है उसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो ये अभी आपको मैंने समझाया। अब देखिए यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स हैं, पहले जो थे 21 साल के लोग ही वोट दे पाते थे। ये कब की बात है? ये है 1988 से पहले की। तो 21 साल के मतलब जो हमारा 1950 और 51 में इलेक्शंस हुआ था, उसमें 21 साल के ऊपर के लोग या 21 साल के लोग ही वोट दिए थे, ठीक है। लेकिन 1988 के बाद एक एक्ट आया 1988 में, जिसे हम बोलते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ये बिल है, ओके। तो 1988 में एक एक्ट आया था जिसमें जो 21 साल की उम्र है उसको घटा के 18 की बनाने की मांग की गई थी। तो 1988 के बाद ये जो उम्र है 18 साल की बना दी गई थी, और ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा मूव था, ताकि 18 साल के बच्चे जो हैं वो काफी यंग हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनको समझ हो जाती है। और यहाँ पर 18 करने का एक और मकसद था कि और भी ज्यादा बड़े लेवल पे जो है हम क्या करें, हम वोटिंग करा सके और हम देख सके कि हमारा जो मेजॉरिटी है वो कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये डेवलपमेंट देखी। और देखिए क्या हुआ कि जब ये 18 साल कम कर दी गई उम्र, तो फिर क्या हुआ था 2019 में हमने एक रिकॉर्ड कायम किया, 90 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया था। तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स है इन एनी कंट्री। ये भी हमने रिकॉर्ड कायम किया, जिसे टच करना शायद मुमकिन नहीं है किसी देश द्वारा। और इंडिया जो है और भी ज्यादा प्रयास कर रही है, तो ये और भी ज्यादा मार्क जो है वो छूने वाली है। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैंने बताया आपको कि वोटिंग जो है कितना बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स अ चेंज। हमें अगर बदलाव चाहिए तो हमें सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो ये हक आपको दिया गया है कि आप दूसरी सरकारों को देखें, दूसरे लीडर्स को देखें, उनको चयन करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। इसीलिए वोटिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का, हमारे देश का, वो एक लीडर में है। वो जब डिसीजन लेता है तो यहाँ पे लॉज बनते हैं, राइट। अगर आप देखें तो ये जो भी केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, एसिड अटैक, तो औरतें जो हैं हमेशा से ये इलेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं। औरतों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और हमने देखा कि औरतों ने आउट परफॉर्म किया है आदमियों को इलेक्शंस में। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों ने बहुत ज्यादा मात्रा में वोट दिए थे आदमियों के मुकाबले, और इसीलिए सरकारें जो हैं वो औरतों पे भी ध्यान दे रही हैं, और यहाँ पर औरतों के लिए लॉज बनाए जाते हैं। हमेशा से इलेक्शन का मोटो रहा है हर किसी को सम्मिलित करके आगे बढ़ना, उनके लिए लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करना। तो ये सब का जो रीजन है वो वोटिंग में है। अगर अच्छी सरकार आएगी तो हमें अच्छा भविष्य मिलेगा। अब देखिए, हर साल जो होता है, हर साल का एक थीम होता है नेशनल वोटर्स डे का। तो 25 जनवरी को उस थीम के अनुसार हम पूरे दिन जो है काम करते हैं। इस बार का जो थीम है 2023 का, वो क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब वोटिंग के जैसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हमारा सब कुछ टिका हुआ है जब एक अच्छी सरकार आएगी उसी पर, 5 सालों में वो क्या करती है उस पर। आई वोट फॉर श्योर, हम सभी को वोट करना है। इसके खिलाफ जो जागरूकता फैलाई जाएगी, और यहाँ पे वोटर्स को एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। देखिए, सरकारों में जो है सिटीजन्स का फेथ है, विश्वास है, वो गिरता जा रहा है, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही हैं, वो बस दिखावा करती हैं, काम नहीं करती। तो सिटीजन्स को ये जो विश्वास है इसको कायम करने के लिए एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो वोट दे सके। आपके भी दिमाग में आता होगा कभी कभी
कि वोट देना बेकार है, ये सरकारें, कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। तो एक और ऑप्शन होता है NOTA, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे भी आप वोट दे सकते हैं, राइट। एम क्या होता है? अवेयरनेस फैलाना और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को इंक्लूड करना। साथ ही साथ यहाँ पे हमें इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन चाहिए। इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, कहीं बहकावे में तो नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है कि ये एक बॉडी है जो आर्टिकल 324 के तहत आती है। आर्टिकल 324 में बताया गया है कि देयर विल बी अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, जिनका मेंशन, ओके। अब ये इलेक्शंस जो है हमारे आर्टिकल्स जो हैं 324 से 329 के बीच में आते हैं। इसी में 326 आता है, क्या है वो? राइट टू वोट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ। अगर इन आर्टिकल से कोई भी सवाल आता है कि इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, क्योंकि आपको पता है एक रिमोट वोटिंग मशीन की बात हो रही है कि इसको भी हम इलेक्शंस में पार्ट बनाएंगे और इसकी मदद से इलेक्शंस किया करेंगे। तो बहुत सारी मशीन्स आई हैं, राइट। अभी हम VV80 का जो है यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ रिमोट वोटिंग मशीन जो है वो भी आने वाली है। तो ये मशीन क्या है, इसके बारे में हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, आप वेट करें उसका। अभी यहाँ पर देखते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, 324 में गिवन है इसका मेंशन। इसका क्या काम है? यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस। यूनियन मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट मतलब स्टेट इलेक्शंस मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराना। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को कभी मिस ना करें। स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए यहाँ पर 1989 जो बिल आया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1989, उससे पहले क्या था? ये वन इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी थी। ये सिंगल बॉडी था, सिंगल मेंबर बॉडी था ये। 1989 के बाद क्या हुआ? यहां पर हमने देखा कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आ गए। तो ये हमने देखा 1990 में। अब क्या हुआ उसके बाद? फिर हम देखते हैं कि 1990 जो है उसके बाद ये वापस से क्या बन गई? सिंगल मेंबर बॉडी, ओके। वापस से ये सिंगल मेंबर बॉडी हो गई। लेकिन 1993 में क्या हुआ? वापस से ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। तो 88-89 में क्या हुआ? ये सिंगल से मल्टी मेंबर बॉडी बनी। 90 में क्या हुआ? वापस से ये सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। और 93 में क्या हुआ कि ये मल्टी मेंबर बॉडी बनकर अभी तक ये मल्टी मेंबर बॉडी ही है। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, ये जो सेक्रेटेरिएट है ये कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है और यहां से ये फंक्शन करता है। ओके, तो हमने देखिए क्या क्या कवर कर लिया। हमने इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो कवर कर लिया। हमने राइट टू वोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया जो है वो एक्सेल करता है वोटिंग राइट्स देने में अपने सिटीजन्स को, और जो सिटीजन्स है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं और इंडिया को एक सक्सेसफुल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में दुनिया में दिखाते हैं कि क्या है ताकत उसकी और कैसे उसने सभी को गलत साबित किया कि नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो खुद से बहुत स्ट्रांग है और वो खुद जो है अपना भविष्य बना सकती है। वो फाइट नहीं करती, वो आगे बढ़ती है, ये साबित किया है। तो हमने सारी चीजों को कवर किया। हमने थीम देखा कि नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या है, कैसे काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट PCS में वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं।
तो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत इजी है, मैं आंसर नहीं देने वाली, आप मुझे आंसर देकर बताएं। साथ ही साथ नेशनल वोटर्स डे जो है पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शंस गिवन है आपके पास, ये मैंने नहीं बताया, तो चलिए इसका आंसर मैं दे देती हूँ। तो नेशनल वोटर्स डे पहली बार मनाया गया था 2011 में, 25 जनवरी को। ओके, और अभी जो हम मनाने जा रहे हैं 2023 में, तो हिसाब लगा लीजिए कि 13वां नेशनल वोटर्स डे है, तो 2011 से शुरू हुआ, 2023 तो 13वां हुआ, राइट? ओके, इसका आंसर मैंने दे दिया। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम एज क्या है वोटिंग राइट की इंडिया में? तो क्या है? 18 साल की उम्र। पहले क्या थी? 1988 से पहले 21 साल की उम्र। ओके, व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? कब फाउंड किया गया था? बहुत सारे ऑप्शन है, डेट तो बिल्कुल सही है सब में। सन देखते हैं हम, सन में हमारा ऑप्शन सी हुआ, 1950 को ये फाउंड की गई थी। तो देखिए ये रिवीजन भी हो रहा है आपका। तो अब अगर इस टॉपिक से कोई सवाल आया जो वीडियो में हमने मेंशन किया है, तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें, क्योंकि बार बार रिवाइज कर रहे हैं हम। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये भी मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी बता देते हैं, सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे, वो कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो वैसे ही फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ सकता है। यूपीएससी के अगर आप पेपर्स देखें, जो भी पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो 2020 के पेपर में ईपीएफओ के ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो कौन थे? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।